कश्मीर के नाम पर हमेशा जहर उगलने वाले 57 देशों के संगठन ओआईसी में अचानक यह सन्नाटा क्यों पसर गया है? आखिर बंद कमरों में ऐसा कौन सा सीक्रेट गेम खेला गया कि सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे देशों ने रातों रात पाकिस्तान का पूरा एजेंडा उठाकर कूड़ेदान में डाल दिया? दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया में जब आसमान से फाइटर जेट्स ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया, तो बीजिंग के वॉर रूम में अचानक टेंशन क्यों बढ़ गई? एक तरफ समंदर के पूर्व में प्रधानमंत्री मोदी का ग्रैंड वेलकम हो रहा था और ठीक उसी वक्त पश्चिम के 4 खाड़ी देशों में विदेश मंत्री एस जयशंकर एक बेहद सीक्रेट मिशन पर निकले हुए थे। क्या यह सिर्फ एक कूटनीतिक इत्तेफाक है या फिर सुपर पावर्स के रडार के नीचे भारत ने कोई ऐसा महाचक्रव्यूह रच दिया है जिसने रातों रात इस्लामिक वर्ल्ड के सबसे बड़े पावर सेंटर का कंट्रोल शिफ्ट कर दिया है? पश्चिम में हॉर्मुज जल मरुमध्य से लेकर पूर्व में मलक्का जल मरुमध्य तक समंदर की उन नसों को भारत ने चुपचाप दबाना शुरू कर दिया है, जहां से दुनिया का सबसे ज्यादा व्यापार गुजरता है। अगर आप सिर्फ यह सोच रहे हैं कि यह कोई रूटीन द्वारा है, तो आप दुनिया के सबसे बड़े जियोपॉलिटिकल शिफ्ट को मिस कर रहे हैं। पिछले कई दशकों से भारत की विदेश नीति में एक हिचकिचाहट थी। अगर हम इजराइल के करीब जाते तो अरब देशों की नाराजगी का डर रहता था। एक जीरो सम गेम चल रहा था। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह से पलट चुकी है। भारत अब उस पुरानी डिफेंसिव पॉलिसी से बाहर निकलकर सीधे ऑफेंसिव जियो इकोनॉमिक्स खेल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा और एस जयशंकर का कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान का दौरा इसी मास्टर प्लान का हिस्सा है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल और 50% से ज्यादा नेचुरल गैस आयात करता है। कतर दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी एक्सपोर्टर है और कुवैत, ओमान हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के अहम पिलर्स हैं। लेकिन भारत अब सिर्फ एक बायर बनकर इन देशों में नहीं गया है। भारतीय रिजर्व बैंक और यूएई कतर के सेंट्रल बैंक्स के बीच लोकल करेंसी यानी रुपया और दिरहम में ट्रेड के एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। यूपीआई सिस्टम को मिडिल ईस्ट के फाइनेंशियल इकोसिस्टम में इंटीग्रेट किया जा रहा है। भारत इन देशों की रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टर बन रहा है। भारत ने डीहाइफिनेशन की नीति को इस लेवल पर पहुंचा दिया है कि आज हम इजराइल के साथ मिलकर घातक वेपन सिस्टम बना रहे हैं और वही अरब देश जो कभी इजराइल के कट्टर विरोधी रहे हैं, वो भारत के लिए रेड कारपेट बिछा रहे हैं। इसे कहते हैं स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। अमेरिका धीरे धीरे मिडिल ईस्ट से अपनी मिलिट्री प्रेजेंस कम कर रहा है और अपना पूरा फोकस इंडो पैसिफिक में चीन को रोकने पर लगा रहा है। इस ग्लोबल पावर वैक्यूम को भरने के लिए चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए मिडिल ईस्ट में कर्ज का जाल बिछाना शुरू किया। बीजिंग ने सऊदी और ईरान के बीच समझौता भी करवाया, लेकिन भारत ने बिना एक भी गोली चलाए अपने एक्सटेंडेड नेबरहुड में एक जबरदस्त अघोषित कब्जा जमा लिया है। भारत ये सुनिश्चित कर रहा है कि शांति वार्ता और भविष्य की रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में उसकी कुर्सी सबसे आगे हो। सबसे बड़ा झटका तो पाकिस्तान को लगा है। दशकों तक पाकिस्तान ओआईसी का इस्तेमाल भारत के खिलाफ ग्लोबल नैरेटिव सेट करने के लिए करता था, लेकिन आज भारत ने सऊदी अरब, यूएई, कतर और इंडोनेशिया जैसे प्रमुख देशों के साथ इतने गहरे इकोनॉमिक और डिफेंस टाइज बना लिए हैं कि कश्मीर मुद्दे पर इन देशों ने पूरी तरह से चुप्पी साध ली है। पाकिस्तान का पूरा प्रोपेगेंडा ब्लॉक हो चुका है। दूसरी तरफ चीन की टेंशन इसलिए बढ़ गई है क्योंकि इंडोनेशिया में भारत की एंट्री सीधे तौर पर बीजिंग के समुद्री विस्तार को चुनौती दे रही है। आसियान क्षेत्र का सबसे बड़ा देश इंडोनेशिया आज भारत के साथ साझा सैन्य अभ्यास और डिफेंस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने पर काम कर रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सपोर्ट की संभावनाएं चीन के खिलाफ एक सीधा और मजबूत सिक्योरिटी घेरा तैयार कर रही हैं। एक आम भारतीय के लिए इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब आपकी जेब और देश की सुरक्षा से जुड़ा है। रूस यूक्रेन संघर्ष के बाद से ग्लोबल सप्लाई चेन बुरी तरह डैमेज हुई है। एक ग्रोइंग इकोनॉमी होने के नाते भारत को अनइंटरप्टेड एनर्जी सप्लाई चाहिए। अगर कल को मिडिल ईस्ट में कोई बड़ा मिलिट्री प्रेशर या सिक्योरिटी क्राइसिस पैदा होता है, तो भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होंगी, क्योंकि हमारे पास लॉन्ग टर्म सप्लाई एग्रीमेंट्स और स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स का मजबूत बैकअप तैयार हो रहा है। इसके अलावा खाड़ी देशों में काम करने वाले करीब 80 से 90 लाख भारतीय हर साल अरबों डॉलर का रेमिटेंस भारत भेजते हैं।
इन देशों के टॉप लीडरशिप के साथ डायरेक्ट कनेक्शंस का मतलब है हमारे नागरिकों के लिए एक अभेद्य सुरक्षा कवच। यही वो पॉइंट है जहां असली सीक्रेट लेयर सामने आती है। एस जयशंकर की कतर यात्रा सिर्फ ट्रेड या इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं थी। याद कीजिए, कुछ महीने पहले कतर से फांसी के फंदे से लौटकर आए भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों की रिहाई। दोहा में इस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच इनडायरेक्ट बातचीत चल रही है और कतर इसमें एक बड़ा मीडिएटर है। भारत इस नेगोशिएशन टेबल के बहुत करीब खड़ा है और इंटेलिजेंस इनपुट्स पर बारीकी से काम कर रहा है। एक समय था जब मिडिल ईस्ट के कुछ हिस्सों से एक्सट्रीमिस्ट नेटवर्क्स को मदद मिलती थी। भारत ने अपनी कूटनीति से इस पूरे सिस्टम को पलट दिया है। आज सऊदी, यूएई और कतर की इंटेलिजेंस एजेंसियां भारत के साथ सीधे रेडिकल नेटवर्क्स की जानकारी साझा करती हैं और होस्टाइल एलिमेंट्स का प्रत्यर्पण रातों रात होता है। समंदर के रास्तों पर कंट्रोल की बात करें तो भारत ने पूर्व में अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी और पश्चिम में लुक वेस्ट पॉलिसी को एक साथ एक्टिवेट करके दुनिया का सबसे बड़ा चॉक पॉइंट गेम खेल दिया है। पश्चिम में हॉर्मुज और बाब अल मंडेब और पूर्व में मलक्का, ओमान और इंडोनेशिया इन व्यापारिक मार्गों के मुहाने पर बैठे हैं। ओमान के दुक्म पोर्ट तक भारतीय नौसेना की पहुंच एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जो अरब सागर में भारत को बेजोड़ सामरिक बल देता है। अगर कल को इंडो पैसिफिक में कोई भी देश हमारे ट्रेड को ब्लॉक करने की कोशिश करता है तो भारत के पास इन मित्र देशों के पोर्ट्स का एक्सेस होगा। यह वो अघोषित ब्रह्मास्त्र है जिसकी भनक अब दुनिया को लग रही है। भारत अब किसी सुपर पावर का फॉलोवर स्टेट नहीं है, बल्कि दुनिया को अपनी शर्तों पर चला रहा है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी IMIC इसी लॉन्ग टर्म गेम का हिस्सा है। यह कॉरिडोर भारत को यूएई, सऊदी अरब और इजराइल के रास्ते सीधे यूरोप से जोड़ेगा। यह चीन की प्रीडेटरी इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा, पारदर्शी और सस्टेनेबल विकल्प है। इसके लिए खाड़ी के सभी प्रमुख देशों का विश्वास जीतना अनिवार्य था और मोदी जयशंकर की जोड़ी ने ठीक वही किया है। एक ही समय पर प्रधानमंत्री का आसियान लीडरशिप को साधना और विदेश मंत्री का गल्फ डिप्लोमेसी को हैंडल करना भारत की कूटनीतिक बैंडविड्थ को दोगुना कर देता है। यह रणनीति भारत को ग्लोबल पावर के रूप में स्थापित करने का सबसे निर्णायक कदम है। जहां चीन कर्ज देकर देश खरीदता है, वहां भारत ट्रस्ट, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी और शेयर ग्रोथ के जरिए ऐसी पार्टनरशिप बना रहा है जिसे तोड़ना नामुमकिन है। जब भारत दुनिया के सबसे बड़े ट्रेड रूट्स और एनर्जी सेंटर्स को अपने नेशनल इंटरेस्ट के साथ सिंक कर रहा है तो ग्लोबल ऑर्डर का बदलना 100% तय है। अब आप बताइए, क्या भारत को इजराइल और अरब देशों के बीच इस बैलेंसिंग एक्ट को इसी तरह मजबूती से कंटिन्यू रखना चाहिए या आने वाले वक्त में किसी एक ब्लॉक के साथ खुलकर अलाइन होना चाहिए? अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर लिखिए।